नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो होगी साइंस की और जो पुष्पों के जनन के बारे में। पुष्प जनन कैसे करते हैं, मानव के जनन के बारे में आपको पता होगा। ये 8 और 9 जनवरी को जिसका पेपर है, उसके बाद जिसका पेपर है ग्रुप डी का, एएलपी का, टेक्नीशियन का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको अच्छे से फील करा पाऊंगा कि आपने जो पहले से पढ़ा है उसको याद करा पाऊंगा, और जितने क्वेश्चन बताए जाएंगे एनसीईआरटी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी और कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यहाँ मुंह पर मेरे पास बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, आपका प्यार सपोर्ट बना रहा तो यहाँ पर बोर्ड की भी व्यवस्था हो जाएगी। और जिस दिन बोर्ड की व्यवस्था होगी तो साइंस को ऐसे धुआं धुआं कर देंगे, शायद ही आप कोई भी ना आपको पैसे के बाद भी आपको ऐसे नहीं पढ़ा पाएगा। ऐसे में अच्छे से अभी एक एक क्वेश्चन को डाउट को क्लियर करता हूं। जितने क्वेश्चन बताऊं या तो नोट कर लेना, या नोट नहीं कर पाओ तो आप मेरी बार बार 2 बार या 3 बार मेरी वीडियो सुन लेना। आप एक एक क्वेश्चन कर पाओगे और बुक से पढ़ लेना। अगर नोट कर पाओ तो आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, एनसीईआरटी बनने की कोई जरूरत नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन पुष्पों के जनन से करके आओगे, कैसा भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए आपको मैं बताता हूं। और आप एक एक बात को सुनते जाना, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि आपको पुष्प भी सेक्स करते हैं इसके बारे में आपको आज पता चल पाएगा और अच्छे से पता चल पाएगा। क्योंकि आपको तो मानवों के सेक्स के बारे में पता है कि मानव आपस में सेक्स करते हैं, लेकिन पुष्पों में भी काफी तरीके से सेक्स होता है। इस बात को अच्छे से फील कर पाओगे। और मैं अभी बताता हूं कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या होते हैं। इनसे ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और इसको ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि हर स्टूडेंट इसको इग्नोर करके चलता है इस टॉपिक को, और वही लगातार आपको रिव्यू के माध्यम से पता चल रहा है कि यहीं से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं और अच्छे से एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन बताया जाएगा, इसको नोट करते जाना, ठीक है। क्योंकि जो पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं, पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। एक तो पुंकेश, एक होता है बादल, होता है दल, होता है पुंकेश्वर, होता है स्त्री केसर होता है। दल को पंखुड़ी भी बोलते हैं, बादल, दल, पुंकेश्वर, स्त्री केसर। 4 भाग होते हैं पुष्प के, मैंने बताया 4 भाग होते हैं। ध्यान से सुने, 4 भाग होते हैं। बादल होता है, दल होता है, पुंकेश्वर होता है, स्त्री केसर होता है। दल को पंखुड़ी भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और मैं आपको बताऊंगा कि पुंकेश्वर और स्त्री केसर ये 2 भाग होते हैं, जनन वाले भाग होते हैं। पुष्प के मुख्य जनन भाग के नाम मैं बता रहा हूं आपको, इसको नोट करना। पुंकेश्वर जो होता है वो नर भाग होता है, और स्त्री केसर जो भाग होता है वो मादा भाग होता है। आपको मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, ये आपको फोटो दिख रहा होगा तो इसमें आप अच्छे से पता कर पा रहे होंगे। और आप कहीं से भी बुक से पढ़ोगे तो वो आपको जिस यहाँ पर पार्ट लिखे हुए थे वो स्त्री केसर और पुंकेश्वर, वहां आप अच्छे से फील कर पाओगे, ठीक है। बाहादल जो कार्य करता है वो क्या करता है, बाहादल का जो कार्य होता है उसमें कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है, बाहादल पुष्प की रक्षा करता है, इसका और कोई काम नहीं होता है। और बाहादल का और दूसरा कार्य है परागण। परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है, परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है मेरे दोस्त। परागण, परागण, परागकण, परागण, परागकण, ये अलग अलग शब्द होते हैं, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है और यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाओगे, अभी क्लियर करता हूं। परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है, कौन करता है, बाहादल करता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। जब पुष्प में सिर्फ नर और मादा भाग हो तो उसे क्या कहते हैं, पता है क्या कहते हैं? जब पुष्प में नर भाग, सिर्फ नर या मादा भाग हो, जब पुष्प में एक ही भाग होता है तो उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। जिसमें एक ही भाग हो, दोनों ना हो, नर और मादा ना हो, इसमें एक ही भाग हो, या तो नर हो या मादा हो, तो उसे एक लिंगी कहते हैं। एक लिंगी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपको सिर्फ 2 ही याद रखने हैं, बाकी एनसीईआरटी के हिसाब से ही पेपर पूछता है और कुछ नहीं पूछता। तो एक लिंगी में पपीता और तरबूज आता है, पपीता और तरबूज आता है, पपीता और तरबूज आता है, इसमें एक लिंगी में आता है। और जब पुष्प में दोनों ही भाग हों, जिसमें नर भी हो और मादा भी हो, दोनों भाग हों, तो उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। द्विलिंगी कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। तो इसमें जो 2 एग्जाम्पल हैं इनको याद कर देना, गुड़हल और सरसों। गुड़हल और सरसों मैंने एक लिंगी में बताया आपको, पपीता और तरबूज, और मैंने द्विलिंगी में आपको बताया, उभयलिंगी में बताया गुड़हल और सरसों। गुड़हल और सरसों ये आपको नोट कर लेना है, इसको याद रखना है। पुंकेसर के जो भाग हैं, परागकोश, परागकोश होता है, पुंकेसर का भाग होता है परागकोश और तंतु। पुंकेसर के भाग हैं परागकोश और तंतु, पुंकेसर के भाग हैं परागकोश और तंतु। स्त्री केसर के भाग हैं, इनको याद कर लेना। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड, इसको याद रखना। जो वर्तिकाग्र भाग होता है वो चिपचिपा सा भाग होता है, उसमें चिपचिपापन होता है, फूल में ऊपर होता है, उसमें चिपचिपापन होता है। और जो वर्तिकाग्र होता है ये लंबा भाग होता है, लंबा भाग होता है। आपको अच्छे से मैं समझा पाऊंगा, और यहाँ पर बोर्ड होता तो शायद अच्छे से फील कर पाता। तो आप बुक में जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको अच्छे से लिख लें, ठीक है। ये सब भाग है, ठीक है। और जो अंडा से होता है वो नीचे जो होता है फूला हुआ भाग होता है, फूला हुआ, जब आपने पुष्प देखा होगा अंदर जो भाग होता है, एक पुष्प के अंदर होता है जो कलीदार
चिपचिपा सा भाग दिखता है और नीचे होता है वो अंडा सा होता है, उसे अंडाशय कहते हैं। परागकण, परागण पुंकेश्वर में मिलता है। परागकण, परागकण कहाँ बनता है? परागकण कहाँ होता है? परागकण कहाँ होता है? सॉरी, परागकण कहाँ होता है? परागकोश में। परागकण कहाँ होता है? परागकोश में। परागकण कहाँ बनता है? परागकोश में। समझ रहे हो ना जो बता रहा हूँ? परागकण कहाँ बनता है? परागकोश में बनता है। ठीक है। अंडाशय कहाँ? अंडाशय में क्या होता है? अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। इस बात को ध्यान रखना। अंडकोश का जो कहाँ पर स्थित होती है? अंडकोश का जो होती है, अंडे की कोश का जो स्थित होती है वो कहाँ पर होती है? बीजांड में होती है। बीजांड में होती है। नर युग्मक, नर युग्मक कहाँ उत्पन्न होता है? नर जो युग्मक होता है वो परागकण में होता है। नर युग्मक जो उत्पन्न होता है वो कहाँ पर होता है? परागकण में होता है। नर युग्मक कौन सी उत्पादित करता है? नर युग्मक कौन उत्पादित करता है? तो नर युग्मक को परागकण, नर युग्मक को परागकण उत्पाद करता है। ठीक है। जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है, जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है, जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। मैं अभी बोल रहा था ना, परागकण अलग है, परागण अलग है। जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण कहते हैं, परागण कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, इन दो शब्दों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है। परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक जब परागकण को पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। परागकण कहते हैं। समझ गए ना? परागण किसे कहते हैं? परागकण किसे कहते हैं? परागण के कितने प्रकार होते हैं? परागण के कितने प्रकार होते हैं? परागण किसका प्रकार होता है? परागण किसका प्रकार होता है? परागण दो प्रकार के होते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्वपरागण होता है और एक स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है। स्वपरागण होता है, पर परागण होता है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे मैं बोल रहा हूँ, और इसको जो बता रहा हूँ वो आप नोट करते भी जा रहे होंगे जिससे कि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए। तो परागण के दो भाग होते हैं। एक तो मतलब स्वपरागण होता है और परपरागण होता है। यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण। एक पुष्प का उसी पर परागकण का स्थानांतरण हो जाए, एक ही पुष्प और वहीं पर हो जाए तो उसे स्वपरागण कहते हैं। अगर उसे दूसरी जगह जाना हो मिलने के लिए तो उसे क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। मेरा समझ रहे हैं ना? परपरागण परे जाना पड़े, पर परागण परे जाना पड़े और स्वयं वहीं पर हो जाए सब कुछ तो उसे स्वपरागण कहते हैं, एक ही पुष्प में हो जाए। ठीक है। परागकण के कारकों को लिख। परागकण के कारक, परागकण कैसे होता? परागकण कैसे हो सकता है? परागकण कैसे हो सकता है? पर परागण कैसे हो सकता है? जो पर परागण होता है, पर परागण कैसे होता है? जैसे दूर जाकर के करना, तो जो सेक्स होता है तो वो दूर जाकर के कैसे होता है? एक तो वायु के द्वारा हो सकता है उड़ के, एक जल के द्वारा हो सकता है, एक प्राणी के द्वारा हो सकता है। कोई भी जाए, हमारे इंसान जाए और वहां पर जाके रख दे और उनका मिलन करा दे, ये हो गया परागण। उससे हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है उड़ के, और जल के भी द्वारा हो सकता है, जल के माध्यम से। ऐसे ऐसे होता है। परागण के बाद जो प्रक्रिया होती है उसको अच्छे से समझे। परागण के बाद एक नलिका विकसित होती है। परागण के बाद एक नलिका विकसित होती है, उसे क्या कहते हैं? पराग नलिका। पराग नलिका कहते हैं। यह बीजांड तक जाती है। जो पराग नलिका है वो बीजांड तक नीचे जाती है। इसी तरह जो नर युग्मक है वो आगे जाता है। परागकण पराग नलिका के द्वारा जो जो नर युग्मक है वो आगे जाता है, वो बीजांड तक जाती है पराग नलिका। ठीक है। निषेचन के पश्चात जो होता है उसको आप अच्छे से समझें। निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है। युग्मनज विभाजन के बाद भ्रूण बनाता है। युग्मनज जो है विभाजन के बाद क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। भ्रूण जो विकसित होता है वो बीजांड में होता है। जो भ्रूण विकसित होता है वो बीजांड में होता है। बीजांड से क्या बनता है? बीज का निर्माण होता है। बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय जब पक जाता है, परिपक्व हो जाता है तो उसमें फल बन जाता है। जब अंडाशय पक जाता है तो उसमें फल बन जाता है। बाहादल, पंखुड़ी, पुंकेश्वर, वर्तिकाग्र, ये फिर उसके बाद क्या है? मुरझा जाते हैं। जब अंडाशय में फल बन जाता है तो भाई एक मुरझापन सा आ जाता है। वो मुरझाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। बादल हो, पंखुड़ी हो, पुंकेश्वर हो, सब कुछ काम हो जाता है, फल में निचोड़ के सब कुछ पहुंच गया, वो मुरझा करके गिर पड़ते हैं। फिर ऐसा होता है। ठीक है। वो मुरझा जाते हैं। जब बीज विकसित होता है, नवोद्भिद में होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। अंकुरण कहते हैं। अंकुरण कहते हैं। समझ रहे हो ना? अंकुरण कहते हैं। अंकुरण के चित्र देखो, उससे चित्र से भी पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में चित्र दे रखा है।
बीज पत्र होता है, अंकुर बीज पत्र होता है, और प्रांकुर, प्रांकुर जो होता है, और मूलांकर। प्रांकुर और मूलांकर जो बीज पत्र में होता है, जो बीज को पत्र को दो भागों में कर दो ऐसे हो जाता है, तो बीज पत्र में खाद्य संग्रह होता है, खाद्य संग्रह होता है। और जो प्रांकुर में होता है वो भावी प्ररोह होता है, वो ऊपर की तरफ जैसे प्ररोह होता है, भावी प्ररोह होता है। और मूलांकर भावी जड़ होता है, जड़ के भावी जड़ समझ रहे हो, मूलांकुर जड़, मूलांकुर याद रखना जड़ में, और भावी प्ररोह होता है जो प्रांकुर, प्रांकुर में। इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन आया है डायरेक्ट 2022 में भी ग्रुप डी में पूछा गया, और अब भी इस बार भी पूछा जा रहा है, इस बात को भी ध्यान रखना है। वर्तिकाग्र से परागकणों का अंकुरण जो होता है, इसमें वर्तिकाग्र का चित्र आपको समझ में लेना है। वर्तिकाग्र जो परागकण होता है, वर्तिकाग्र में वहीं वहीं जैसे होता है, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र नर युग्मक जाता है, फिर पराग नली में जाता है, अंडा से बनता है, और ये जब युग्मनज बनता है, ठीक है, इस बात को मादा युग्मनज में जाता है। तो इस बात को अच्छे से समझ लेना है और डायग्राम के द्वारा समझ लेना है, ठीक है। आपको मैं थोड़ा थोड़ा फील करा पा रहा हूँ, अगर बोर्ड होता तो सब कुछ अच्छे से करा पाता। अंकुरित बीज का जब प्रांकुर क्या होता है, अंकुरित बीज का ऐसे पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन, अंकुरित बीज का प्रांकुर क्या होता है, तो मैंने अभी बताया ना, प्ररोह होता है, प्ररोह होता है जो अंकुरित बीज का। प्रांकुर पूछेगा तो प्ररोह होता है, ठीक है। और अंकुरित बीज का मूलांकर क्या होता है, मैंने बोला ना जड़, अंकुरित बीज का मूलांकर क्या होता है, जड़ होता है। बीज पत्र में क्या संग्रहित होता है, बीज पत्र में मैंने बोला ना खाद्य संग्रह होता है, खाने की चीज, खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ होता है। बीज पत्र में क्या होता है, इकट्ठा खाद्य पदार्थ होता है उसमें। चना कैसा है, द्विबीजपत्री है, चना कैसा है, द्विबीजपत्री है। द्विबीजपत्री के बारे में आप समझ सकते हैं, जो दो परतों में बराबर सेम भाग में जैसे चूड़ा एक चना होता है, उसे जब दो परत करोगे तो सेम सेम भाग दिखेंगे, तो ऐसे दो पत्र होता है। गेहूं का दाना द्विबीजपत्री नहीं, द्विपत्र नहीं है, द्विबीजपत्री नहीं है। क्योंकि नहीं है, अगर गेहूं के दाने को तोड़ोगे तो कहीं से भी टूट जाएगा, दो बीज के परत नहीं हो पाएंगे, परत हो जाए, जिसके दो परत हो जाए वही द्विबीजपत्री है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और यही पुष्प का लैंगिक जनन है, और यही भाग है, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इतना सा ही वीडियो, अगर मेरे पास बोर्ड की व्यवस्था होती तो आपको एक एक चीज ऐसे समझा देता, शायद आपको कोई ना समझा पाए अच्छे से। तो आपको ये जो मैंने क्वेश्चन कराए, इससे पुष्पों का लैंगिक जनन खत्म हो गया है। इससे एक एक क्वेश्चन करके देखना, हर क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं वादा करता हूं, मेरी वीडियो चला लेना और क्वेश्चन रख लेना पुष्पों के लैंगिक जनन। अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर देना, जब बताना। और अगर थोड़ी व्यवस्था होती तो आपको प्यार सपोर्ट से अच्छी व्यवस्था होगी तो मैं आपको पेन टैब या सो अभी सुविधा नहीं है, इतनी खरीद नहीं पा रहा मैं, क्योंकि खर्चे बहुत हैं। अगर खरीद पाया तो मैं शायद इसको बहुत ही अच्छे से समझा पाऊँ, और एक एक नोट्स ऐसे दिए जाएं कि डिक्टो के डिक्टो क्वेश्चन फंसेंगे आपके, ठीक है। आज की वीडियो यही है, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है क्योंकि मैंने बोल के पढ़ाया, समझा के पढ़ाया, तो जितना समझ में आया है उतना ही ठीक है, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।